नमस्कार दोस्तों, मैं मंसून सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा उपसर्ग के बारे में। ठीक है, ये हिंदी ग्रामर का चैप्टर है और उपसर्ग उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उपसर्ग के बारे में जानने के लिए ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है, तभी उपसर्ग के बारे में सारी जानकारी आपको मिल सकती है। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, आगे चलते हैं, उपसर्ग क्या है और उसके बारे में जानते हैं। उपसर्ग उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। दूसरे शब्द में कहे, उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब जनरल भाषा में समझ लीजिए, उपसर्ग वो शब्द है जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका मूल जो अर्थ है उसको पूरी तरह से बदल दे या उस अर्थ जो उसका मूल अर्थ है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रसिद्धि। अब यहां पे क्या है, प्र अलग शब्द है और सिद्धि सिद्धि अलग है, तो प्रसिद्धि हो गया। तो सिद्धि के आगे प्र लग गया तो इसको कहते हैं प्रसिद्धि। तो प्रसिद्धि का मतलब और होता है और सिद्धि का मतलब अलग होता है। अभिमान, मान के आगे अभि लगा दिए तो अभिमान। नाश को अगर बिना बी लगा दे तो विनाश, तो उसके मतलब बदल रहे हैं। ठीक है, उपकार, कार के आगे उप लगा दिया, उपसर्ग लगा दिए तो उपकार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग की विशेषता के बारे में जानते हैं। उपसर्ग के 3 विशेषताएं होते हैं। पहला, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। ठीक है, जैसे प्र लगा दिया बल के आगे तो परबल हो गया, अनु लगा दिया शासन के अंदर अनुशासन हो गया। इस तरह से शब्द का अर्थ में नई विशेषता लाना। दूसरा, शब्द के अर्थ का उल्टा देना, तो जो कह रहा है उसका जस्ट अपोजिट। सत्य को आगे अ लगा दिया तो असत, यश के आगे अप लगा दिए अपयश, तो इस तरह से अर्थ को उल्टा कर देना। ठीक है, और तीसरा विशेषता क्या है, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। ठीक है, अब इसके आगे लगेगा और पूरा अर्थ नहीं बदलेगा, जो उसका अर्थ है उसी अर्थ को परिवर्तन करके उसके इर्द गिर्द घूमना, जो उसका मूल शब्द का अर्थ है वो भी उपसर्ग का विशेषता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेकर मैं बताता हूँ, बी प्लस शुद्ध विशुद्ध, परि प्लस भ्रमण परिभ्रमण, तो इस तरह से। ठीक है, अब उपसर्ग की संख्या, कितनी उपसर्ग की संख्या है? ठीक है, उपसर्ग कितने विभाजन है? देखो, संस्कृत के उपसर्ग अलग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग अलग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग अलग होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग अलग होते हैं। उपसर्गता, व्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, 5 इसकी संख्या होते हैं। 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग पे। ठीक है, अब संस्कृत के उपसर्ग के क्या अर्थ हैं? अति। अब देखो यहाँ पे अर्थ क्या होता है अति का? अधिक। अति का क्या अर्थ होता है? अधिक। ठीक है, अति का मतलब ऊपर, और अति का अर्थ ये भी कह सकते हैं आप उस पर। ठीक है, अब इसमें उपसर्ग से बने शब्द देखो आप, अतिकाल, अधिक पुराना, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अतियुक्ति, अतिक्रमण इत्यादि। इस सारे शब्द किससे बनते हैं? अति से बनते हैं। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, अधि। अधि का क्या मतलब होता है? ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्मक, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि, ये सारे अधि से बनते हैं। ठीक है, उपसर्ग देख लेते हैं। उप से क्या क्या होता है? उप मतलब क्या होता है? बुरा, अभाव, हीनता, विरुद्ध। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? उपकार, अपमान,
उपकार, अपकार, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकृति, अपप्रयोग, अपव्यय, उपवाद, अपवाद, अपवाद, इस तरह से शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। अ उपसर्ग का देख लेते हैं। अ में अभाव, अ का मतलब होता है अभाव, अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार इत्यादि। अनु उपसर्ग क्या है? पीछे, समानता, कर्म और पश्चाताप। ठीक है, ये अनु उपसर्ग का अर्थ होता है। अब इसके अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचार, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वर, अनुशीलन इत्यादि। ठीक है। आ उपसर्ग क्या मतलब होता है? और, सीमा, समेत, कमी, विपरीत। ठीक है। अब आकाश, आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आचरण, आमुख, आकर्षण, आरोहण इत्यादि। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब उपसर्ग का क्या मतलब होता है? हिंसा, अनादर, पतन। ठीक है। अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवशासन, अवज्ञा, अवरोहण, अवतार, अनिनति, अवनति, अवशेष इत्यादि। ठीक है। उपसर्ग का क्या मतलब होता है? निकटता, सदृश, गौण, सहायक, हिंता। ठीक है। अब इसका उपसर्ग कैसे बनते हैं देख लेते हैं। उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपसना, उपभेद इत्यादि। ठीक है। और आगे भी हैं बहुत सारा उपसर्ग है, मैं वो बताता हूँ। नि उपसर्ग का क्या मतलब होता है? भीतर, नीचे, अतिरिक्त। ठीक है। निर्दर्शन, निपात, नियुक्ति, निवास, निरूपण, निर्वहन, निब्राहन, निम्र, निर्म, निर्देश, निरोध, निदान, निबंध इत्यादि। ठीक है। नीर का मतलब क्या होता है? नीर उपसर्ग का क्या मतलब होता है? बाहर, सेध, रहित। ठीक है। अब इसका शब्द कैसे बनते हैं दिखाता हूं मैं आपको। निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरप्रधा, निर्वाहन, निर्दोष, निर्जीव, निरोग, निर्मल इत्यादि। प्रा का उपसर्ग क्या मतलब होता है? उल्टा, अनादर, नासा। इसका कैसे शब्द बनते हैं? प्राजय, प्राकर्म, प्राभाव, परामर्श, प्रारूभूत इत्यादि। परि उपसर्ग का क्या मतलब है? आसपास, चारों ओर, पूर्ण। ठीक है। परिकर्मा, इसके शब्द बनते हैं परिकर्मा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिरूप इत्यादि। प्र है, प्र उपसर्ग का क्या मतलब होता है? अधिक, आगे, ऊपर और यश। ठीक है। अब इसका शब्द कैसे बनाते हैं? प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, परबल, प्रभु, प्रयोग, प्रगति, प्रसार, प्रयास इत्यादि। प्रति उपसर्ग क्या मतलब होता है? विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन। ठीक है। इसके शब्द बनाते हैं प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष इत्यादि। वी का क्या मतलब होता है? वी उपसर्ग का क्या मतलब होता है? भिन्नता, हीनता, असमानता, विशेषता। ठीक है। विकास, विज्ञान, विदेश, विविधता, विधवा, विवाद, विशेष, विस्करण, विराम, वियोग, विभाग, विकार, विमुख, विनय, विनाश इत्यादि। इस सारे उपसर्ग से ये सारे शब्द बनते हैं। ठीक है। सम्य, इसका क्या मतलब होता है? पूर्णता, संयोग। ठीक है। सम उपसर्ग से कैसे शब्द बनाते हैं? संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संग्रह इत्यादि। सु उपसर्ग से क्या होता है? सु उपसर्ग सुखी, अच्छा भाव, सहज, सुंदर। ठीक है। सुकृत, सुगम,
सुलभ, सुदूर, स्वाद, सुयस, सुभाषित, सुवास, सुजन इत्यादि। इस क्या बनता है, सु से बनते हैं। ठीक है, आगे और भी उपसर्ग है, मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, ठीक है। अध उपसर्ग का मतलब होता है आधे के अर्थ में। अध जला, अध पका, अध खिला, अध मरा, अध सेरा इत्यादि, इस सारे का शब्द बनते हैं। अन्न, अन्न, ठीक है, निषेध के अर्थ में, निषेध के अर्थ में। अनमोल, अनपढ़, अनजान, आहा, अथाह, अलग, अनमोल, अनमोल, अमोल, अनजान इत्यादि। उन उपसर्ग का क्या मतलब होता है, एक कम, एक कम। 19, 29, 49, 59, 69 इस तरह से जो बनते हैं वो एक कम होता है। ठीक है, और उपसर्ग का क्या मतलब होता है, हीनता, निषेध। ठीक है, अगुण, अघट, अवसर, अधर इत्यादि। दूर उपसर्ग का कहा है, दूर मतलब बुरा, हीन, दुलकाल, दुबला इत्यादि। उपसर्ग का मतलब निषेध, अभाव, विशेष, निकम्मा, निखारा, निडर, निहत्था, निगोरा इत्यादि। बिन का क्या उपसर्ग का मतलब होता है, निदेश, निषेध। बिन जाना, बिन ब्याया, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम इत्यादि। इस तरह से बिन का यूज कर सकते हैं आप। भर उपसर्ग कैसे प्रयोग करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, पूरा और ठीक। भर पेट, भरसक, भरपूर, भर दिन। कु का क्या मतलब होता है उपसर्ग का, बुराई और हीनता। कुखेत, कुपात्र, कुकाट, कुपल्त, कुढंग इत्यादि। ठीक है, अब चलते हैं हिंदी उपसर्ग के बारे में। हिंदी के उपसर्ग में, हिंदी के उपसर्ग मैं बताता हूं आपको। अन्न उपसर्ग होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है निषेध अर्थ में। ठीक है, अर्थ में क्या होता है, निषेध। ठीक है, अनमोल, ठीक है, अन्न होता है अनमोल, अलगन, अनजान, अनकहा, अनदेखा। अध आधे के अर्थ में होता है। ठीक है, अध जला, अध खिला, अध्यापका, अध कचरा, अध कच्चा, अध मरा। उन एकदम, उन उपसर्ग क्या मतलब होता है, एकदम। 29 एक कम, एक कम होता है, एकदम नहीं, सॉरी, एक कम होता है। 19, 49, 59 इत्यादि। भर उपसर्ग का क्या मतलब होता है, पूरा और ठीक। भरपेट, भरपूर, भरदीन। दु उपसर्ग का क्या मतलब होता है, बुरा, हीन, विशेष। दुर्बला, दुबला, दुर्जन, दुर्लभ, दुर्लकाल। नि उपसर्ग क्या मतलब होता है, अभाव, विशेष। निगोरा, निडर, निकम्मा। अ उपसर्ग क्या मतलब होता है, अभाव, निषेध। अछूता, आहा, अथः, अटल। क उपसर्ग क्या मतलब होता है, बुरा, हीन। कपूत, कचोट। कु उपसर्ग क्या मतलब होता है, बुरा। कुचाल, कुचैला, कुचक्र। अब उपसर्ग क्या मतलब होता है, हीन, निषेध। अब अगुण, औघर, अवसर, अवसान। भर का मतलब होता है पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सु उपसर्ग क्या मतलब होता है, अच्छा, सुडौल, सुजान, सुघर, सुफल। पर उपसर्ग क्या मतलब होता है, दूसरा और बाद में, बाद का। ठीक है, परलोक, प्रोपकार, परसर्ग, प्रहित। बिन उपसर्ग क्या मतलब होता है, बिना, निषेध। ठीक है, बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए,
बिन जाने। ठीक है, ये सारे हिंदी के उपसर्ग हैं। उससे पहले आपको बताया मैंने संस्कृत के उपसर्ग। अब हम चलते हैं उर्दू के उपसर्ग पर। ठीक है, उर्दू के क्या क्या उपसर्ग हैं? ला मतलब क्या होता है? बिना। लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता। बाद मतलब क्या होता है? बुरा। बद सूरत, बदनाम, बद दिमाग, बदमाश, बदकिस्मत इत्यादि। बे उपसर्ग क्या मतलब होता है उर्दू में? बिना। बेकाम, बेसर, बेहरम, बेईमान, बेरहम। कम का क्या मतलब? थोड़ा, हीन। कमसीन, कमख्य, कमजोर, कम दिमाग, कम जात इत्यादि। गैर का क्या मतलब? के बिना और निषेध। गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिरी, गैर सरकारी इत्यादि। खुश का क्या मतलब? श्रेष्ठता के अर्थ में, श्रेष्ठता के अर्थ में प्रयोग होता है खुश का। खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल, इस तरह से। ना का क्या मतलब होता है? अभाव। नाराज, नालायक, नाद, नामुमकिन, नादान, नापसंद, नादान इत्यादि। अल उपसर्ग क्या मतलब होता है उर्दू में? निश्चित। अलबत्ता, अल गजर इत्यादि। इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बर उपसर्ग क्या मतलब होता है? ऊपर, पर, बाहर। बर्खास्त, बर्दाश्त और बरवक्त। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और भी बहुत सारा उर्दू का उपसर्ग, मैं उसका भी बात बताता हूं आपको। ठीक है, बिल उपसर्ग क्या मतलब था? के साथ। बिल, बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह, बिल वजह। हम का क्या मतलब होता है? बराबर और समान, समान। हम उम्र, हमदर्दी, हम पेशा इत्यादि। दर उपसर्ग क्या मतलब होता है? में। दरअसल, दर हकीकत। फील और फी के क्या मतलब होता है? में, प्रति। फिलहाल, फी आदमी, इस तरह से यूज कर सकते हैं आप। ब उपसर्ग क्या मतलब होता है? और अनुसार। बनाम, बदौलत, बदसूरत, बगैर। बा का क्या मतलब है? सहित। बाकायदा, बाइज्जत, बकअदल, बअदब, बमौका। सर का क्या मतलब होता है? मुख। सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। बिल्ला क्या क्या मतलब होता है? बिना। बिल्लावज, विलासक। और हर का क्या मतलब होता है? प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। इस तरह से उर्दू में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो सारे उपसर्ग हैं उर्दू के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अंग्रेजी के उपसर्ग से देख लेते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग। सब का क्या मतलब होता है? अधिक और नीचे। सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, अधिक और नीचे। ड्यूटी का क्या मतलब होता है? ड्यूटी इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी में उसका उपसर्ग क्या होता है? सहायक। ड्यूटी कलेक्टर, ड्यूटी रजिस्टर, ड्यूटी मिनिस्टर। वाइस का क्या मतलब? सहायक। वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल का क्या होता है? प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ का मतलब? प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड का क्या मतलब होता है? मुख्य, हेडमास्टर, हेड क्लर्क। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? उपसर्बत, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। उपसर्ग लिखा हुआ है, उसका अर्थ है और उपसर्ग बनने के शब्द है। ठीक है, जैसे आपने संस्कृत वाला देखा, हिंदी वाला देखा, उसके बाद उर्दू वाला दिखाया, फिर उसके बाद अंग्रेजी के भी उपसर्ग मैंने लाया। ठीक है, अब इसमें जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा संज्ञा के, सर्वनाम के और विशेषण के। ठीक है, अब आद्य, आद्य मतलब नीचे। ठीक, आद्य मतलब नीचे। आद्य पतन, उद्योग गति, आद्योगति, उद्मुखी,
उदोलिखित, अंतः भीतरी, अंतः मतलब भीतरी, अंतःकर, अंतपुर, अंतर्मन, अंतर्देश। अ मतलब क्या होता है, अ उपसर्ग का मतलब अभाव, अशोक, अकाल, अनीति, अधर्म, अज्ञान, अनीति। ठीक है। चिर का क्या मतलब होता है, बहुत देर, चिरंजीवी, चिरकुरम, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु। पूर्ण, पुनर् का मतलब होता है फिर, पूर्ण जन्म, पूर्ण, पूर्ण लेखन, पूर्ण जीवन, पूर्ण निर्माण, पूर्ण रायगन्मन। बाहिर का क्या मतलब होता है, बाहर, बाहिर्गमन, बाहिर्जन, जगत, बहिष्कार, बाहिर्द्वारा। सत्य का क्या मतलब होता है, सच्चा, सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। पूरा का क्या मतलब है, पुरातन, पुरातत्व, पुरातत्व। सम का क्या मतलब होता है, सम्मान, समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालीन। ठीक है। सह का क्या मतलब होता है, साथ, सहाकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचार। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, उन, उन का क्या मतलब होता है, उन उपसर्ग का मतलब होता है अभाव, निषेध, अनर्थ, अंत, अनंत। ठीक है। अंतर का भीतर, अनंत, अनंत का यूज करते हैं अब, अनंत, अनन्नाद, अंतरराष्ट्रीय, भीतर। का और कु का क्या मतलब था, बुरा, का पुरुष, का पुरुष, कुपुत्र। न का मतलब अभाव, नगण्य, नपुंसक। पूरा का मतलब होता है पहले, पुरातन, पुरातत्व। सर का मतलब होता है, स का मतलब होता है सहित, सपरिवार, सदेह, सचेत। अलम का मतलब होता है शोभा, बेकार, अलंकार। आविष का मतलब प्रकट या बाहर होना, आविष्कार, आविष्कार या आविर्भाव। तिरास का मतलब होता है तिरछा, टेढ़ा या दृश्य, उदृश्य। तिरस्कार, तिरभाव। पुरुष, पुरस, पुरस का मतलब होता है सामने, पुरस्कार। प्रादुर मतलब क्या होता है, प्रकट होना या सामने आना, प्रदुभाव, प्रदुभूर्त। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ये उपसर्ग का लास्ट था। चलिए शुरू करते हैं। लिंग क्या है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। या सरल शब्दों में कहें, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। बस पुरुष जाति जैसे बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि। स्त्री जाति जैसे गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की आदि। इस तरह को शब्द जो होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट में, एक पुरुष जाति में और एक स्त्रीलिंग जाति में। जिससे जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में। अब चलते हैं लिंग के कितने भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सजीव में आ जाते हैं तो कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि। ये सजीव जाति में पुल्लिंग के पाठ हैं। निर्जीव पदार्थ में देखें, मकान, फल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि, ये भी पुल्लिंग के हैं। भाववाचक में देख लेते हैं, भाव में दुख, लगवा, लगाव, तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो पुल्लिंग के हैं। दूसरा क्या है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव में देख लेते हैं, माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरियां, हंसनियां, लड़कियां, बकरियां, जू इत्यादि। ठीक है। अब निर्जीव पदार्थ में देख लेते हैं, सुई, कुर्सी,
गर्दन इत्यादि। भाव में देख लीजिए लज्जा, बनावट इत्यादि। इस तरह के जो शब्द आते हैं वो स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, हम आपको बताते हैं पुल्लिंग का पहचान। जैसे कुछ संज्ञा जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी इत्यादि। ये सारे शब्द संज्ञा हैं और ये पुल्लिंग के पार्ट हैं। अब समूहवाचक संज्ञा में देख लेते हैं, मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये सारे पुल्लिंग हैं। ठीक है, भारी और बेडौल वस्तु में देख लेते हैं, जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ इत्यादि, ये सारे पुल्लिंग है। दिनों के नाम में देख लेते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। महीने के नाम देख लेते हैं, फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख, ठीक है, आदि, ये सारे पुल्लिंग नाम है। ठीक है, अपवाद में जनवरी, मई और जुलाई स्त्रीलिंग है। ठीक है, पर्वत के नाम में देख लेते हैं, हिमालय, विंध्याचल, सतपुरा, अल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा आदि। ठीक है, देशों का नाम देख लेते हैं, भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, ये सारे पुल्लिंग हैं। नक्षत्रों व ग्रहों के नाम देख लेते हैं, सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध, ये सारे पुल्लिंग हैं। धातु में देख लेते हैं, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सारे पुल्लिंग हैं। वृक्षों में देख लेते हैं, अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम आदि, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। आगे चलते हैं। अनाजों के नाम में देख लेते हैं, गेहूं, बाजरा, चना, जौ, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, और अपवाद में देख लेते हैं, मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। रत्नों के नाम में देख लेते हैं, नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पांत्रा, मोती, हीरा, ये सारे रत्नों के नाम है और ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। फलों के नाम में देख लेते हैं, फूलों के नाम में गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। देशों के नगरों के नाम में देख लेते हैं, दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत, ये सारे पुल्लिंग है। द्रव पदार्थ के नाम में देख लेते हैं, शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी आदि, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग कौन सा है, चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। समय के नाम पर देख लेते हैं, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। द्वीप के नाम में देख लेते हैं, अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड आदि, ये सारे द्वीप के नाम है और ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। सागर के नाम में देख लेते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, पुल्लिंग महासागर है। वर्णमाला में देख लेते हैं, क, ख, ग, घ, त, थ, द, त, थ, अ, आ, उ आदि जो शब्द है ये सारे पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग कौन है, ई, बड़ी ई, री, ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, शरीर के अंग के बारे में देख लेते हैं, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देख लेते हैं। हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, ये सारे पुल्लिंग है। जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अक्रांत संज्ञा क्या, जो शब्द आते हैं जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, ये सारे पुल्लिंग है। दान, खाना, बाला आदि ये अंत में होने वाला है। जो अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं जैसे खंदान, पिकदान, दवाखाना, जेल खाना, दूध वाला, घी वाला, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है। अ, आ, आव, पा, पन, क, त, आबा तथा औरा से अंत होने वाली संज्ञा पुल्लिंग होते हैं। जैसे अ से जैसे खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र। आ से जैसे लोटा, मोटा, छोटा, घोटा, घोरा, हीरा इत्यादि। आप से पुलबाव, द्वाराव, बहाव, फैलाव, झुकाव। पा से बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा। इस तरह से जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग के में आता है। पन से देख लेते हैं लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन, टेढ़ापन। तो ये सारे शब्द जो हैं वो पन से होता है, जिसके लास्ट में पन होता है, और ये पुल्लिंग होता है। क में देख लेते हैं लेखक, गायक, बालक, नायक इत्यादि, ये सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो से देख लेते हैं ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनस्वत्व, ये सारे शब्द पुल्लिंग के अंदर आता है। आवा में देख लेते हैं हुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा इत्यादि, ये शब्द है पुल्लिंग है। ठीक है। औरा से देख लेते हैं पकौड़ा, हथौड़ा, तो ये सारे शब्द जो होते हैं पुल्लिंग होता है। मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गिदर, जिराफ, खरगोश, जेवरा आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं जैसे बालक, गिद्दर, कौवा, कवि, साधु इत्यादि, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। आपने देख लिया पुल्लिंग कैसे पहचान सकते हैं। 25 रूल मैंने बताया है, वो 2500 आपको याद हो जाएगा, तो आप पुल्लिंग आसानी से आप समझ सकते हैं। आप चलते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। ठीक है। स्त्रीलिंग कैसे पहचानते हैं, ठीक है, उसका मैं भी बताता हूँ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे कुछ संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, ये सारे स्त्रीलिंग ही है होते हैं। समूहवाचक संज्ञा में देख लेते हैं वीर, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा। प्राणीवाचक संज्ञा में देख लेते हैं घाय, संतान, सौतन इत्यादि। छोटी और सुंदर वस्तु में देख लेते हैं से जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। नक्षत्र में देख लेते हैं अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, वर्गिनी, रोहिणी इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग नक्षत्र हैं। जैसे बोली में देख लेते हैं मेवाती, ब्रज, बुलंदली, ये सारे स्त्रीलिंग बोली है। नदियां का नाम देते हैं रवि, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतजल, रावी, ब्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा इत्यादि, ये जो नदी हैं सारे स्त्रीलिंग नदी है। भाषाओं व लिपियों के नाम देख लेते हैं देवनागरिक, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्नल, बंगाली इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग है। पुस्तकों का नाम है कुरान, रामायण, गीता, ये सारे स्त्रीलिंग है। इस तिथियों का नाम देख लें पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग है। आहार का नाम देख लेते हैं सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, ये सारे स्त्रीलिंग है। अपवाद में हलवा, अचार, रायता, ये पुल्लिंग है। इक्रांत वाले शब्द देख लेते हैं नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं आ, ता, आई, आवट, या, आहट आदि प्राय लगाकर जिस स्त्रीलिंग शब्द जिस भी लगातार स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे आ से लेते भाषा, कविता,
प्रजा, दया, विद्या, ये सारे आ से बनते हैं और ये सारे स्त्रीलिंग हैं। ता से देख लेते हैं, गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता, ये सारे ता से शब्द हैं और ये स्त्रीलिंग है। आई से देख लेते हैं, सगाई, मिठाई, घुनाई, पिटाई, धुलाई इत्यादि, ये सब आई से बनता है और ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है। आवट से देखते हैं, सजावट, बनावट, खिलावट, सटावट, ये सारे आवट से बनता है और इसलिए सारे स्त्रीलिंग शब्द है। या से देख लेते हैं, कुटिया, बुढ़िया, चीरियां, बिंदियां, घिटिबिया इत्यादि, ये सारे या से बनता है और इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। आहट से चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कवराहट, ये सारे आहट से बनते हैं। इसलिए शरीर के कुछ अंग के नाम जो स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ, पलके, ठोड़ी इत्यादि। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुंदरी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हौसली आदि। कुछ मसाले जो होते हैं वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्ची, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंग, चीनी, कलौजी, चाय, कॉफी इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग यही खत्म होता है। ठीक है, आगे कुछ नोट्स में बना रखा हूं, मैं नोट्स बताता हूं। ठीक है, नोट्स। हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया की रूप भी पुल्लिंग होगा। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का जो रूप होगा वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है पूरा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में वो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती रहती है। ठीक है, अब नीचे कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये सारे शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग में भी वही यूज होते हैं और स्त्रीलिंग में भी सेम जगह होते हैं। जैसे बर्फ, मेहमान, शिशु, दोष इत्यादि, इन शब्दों का भी लिंग का परिचय योजन चिन्ह के अथवा क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। ठीक है, लिंग यही खत्म होता है। सर्वनाम क्या है? हिंदी ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सर्वनाम के पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। सर्वनाम क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, भेद के कितने भेद होते हैं, एग्जाम्पल उसके उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कितने भेद होते हैं, सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, अब सर्वनाम क्या होता है मैं उसको बताता हूँ। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यह डिफिनीशन है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति रोककर वाक्य को सौंदर्ययुक्त बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ? संज्ञा वो चीज है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर में कोई भी लेडीज जाता है, उसको जो ऊपर से पॉलिश करके उसको स्नो पाउडर लगा के जो नया रूप रंग दिया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो संज्ञा का प्रयोग होता है, उसको बदलकर संज्ञा के ऊपर कुछ चढ़ा के बढ़ा के स्नो पाउडर लगा के जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं, मगर वो संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग होता है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये भी अदर वर्ड में है, जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वो, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि, ये सारे शब्द जो हैं सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्द से बने होते हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। ठीक है, आइए एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको बताता हूँ सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके उदाहरण में देख लेता हूँ। ठीक है, राधा नृत्य करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है, राधा गरीबों की मदद करती है। एक तो ये पूरा सेंटेंस है जिसमें राधा संज्ञा है।
ठीक है। बाकी एक वाक्य है, राधा नृत्य करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है, राधा गरीबों की मदद करती है। एक तो लोग ये बोलते हैं, दूसरा एक ये बोलता है राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदद भी करती है। तो इस दो सेंटेंस सेम, मतलब तो सेम ही निकल रहा है, ठीक है। मगर राधा के जगह पे वह यूज किया गया, राधा की जगह पे उसका यूज किया गया, तो इससे क्या हुआ, बदल गया। शब्द को हम बदल के सर्वनाम को यूज किया, राधा के स्थान पर उसके, और जो सर्वनाम वर्ड यूज हुआ है वो राधा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे राधा मतलब वह, राधा मतलब उसका, तो राधा का गाना भी अच्छा लगता है, उसका गाना भी अच्छा लगता है। राधा गरीबों को मदद करती है, तो वह गरीबों की मदद करती है। राधा एक बार यूज कर लिया आपने, उससे सारे वाक्य समझ में जाते हैं कि वो सारे राधा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया सर्वनाम। आगे चलते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। 6 सर्वनाम होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आगे वाला जो टॉपिक आएगा, पुरुषवाचक वो क्या होता है, उसके उदाहरण और उसके कितने भेद होते हैं। हर सर्वनाम के जो भेद हैं उसके डिफिनीशन, उसके उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा सर्वनाम के भेद, ठीक है। चलते हैं। तो पहला कौन सा है? पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, ये खुद के लिए करते हैं लोग। तुम और आप, ये दूसरों के लिए, सुनने वालों के लिए करते हैं। यह, वह, ये, वो, ये किसी और के बारे में बताने के लिए करते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैं देख लेता हूं। मैं फिल्म देखना चाहता हूं, इसमें मैं जो है वो मैं हो गया पुरुषवाचक, मैं खुद के लिए यूज किया गया। मैं फिल्म देखना चाहता हूं, मैं घर जाना चाहती हूं। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया। आजकल आप कहाँ रहते हैं, वह पढ़ने में बहुत तेज है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें अपने आप को या अब दूसरों के लिए डिनोट या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसके अंतर्गत आने वाले शब्द को कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझको, मुझको, मुझे, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी इत्यादि जो शब्द होता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, या ये शब्द सारे उत्तम पुरुष के अंतर्गत उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, हम दो, हमारे दो, तो इस तरह के उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है इसके अंतर्गत उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? तुम, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, तेरे, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप आदि जो शब्द है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य बनते हैं वो किसी और को सुनने वालों के लिए सुनने वालों के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम, ठीक है। अब कौन सा है? अब है अन्य पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है उसे कहते हैं अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं?
यह, वह, ये, वो आदि आते हैं। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी शामिल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने पुरुषवाचक सर्वनाम के सारे भेद जानेंगे। आगे चलते हैं। आगे कौन से हैं? आगे जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। तो ये सारे शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो वक्ता है खुद के लिए, स्वयं के लिए, और अपने आप का प्रयोग कामों को खुद से जोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए वो हो, वहां पर जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने के लिए हो, वह निजवाचक होता है। ठीक है, अब निजवाचक के बाद कौन सा आते हैं? अब निश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यह, वह, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यह कार मेरी है, वह मोटरसाइकिल तुम्हारी है, यह पुस्तकें मेरी है, यह मिठाइयां है, यह एक गाय है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, यह, वह, ये, वो, इसका इस्तेमाल जो किया गया है वस्तु, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है। ठीक है, अतः यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद कौन सा सर्वनाम आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम को उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कुछ, कोई, इस तरह के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। ठीक है, जैसे मुझे कुछ खाना है, इसमें कोई निश्चित नहीं क्या खाना है। ठीक है, मेरे खाने में कुछ गिर गया, क्या गिर गया पता नहीं, इसलिए कुछ गिर गया, इस अनिश्चय है। ठीक है, मुझे बाजार से कुछ लाना है, कोई आ रहा है, मुझे कोई नजर आ रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें किसी भी निश्चितता का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहां आदि, ये सारे शब्द क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के सूचक हैं। जैसे कि देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है। तो ऊपर दिए गए जो शब्द हैं, जो दो शब्द दिए हमने, उसमें कौन और क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए किया गया है। ठीक है, और ये जानने की कोशिश किया गया कि ये है क्या, तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं उससे, तो इसलिए ये जो सर्वनाम है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद कौन सा सर्वनाम आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाए, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को संबंध बताने के लिए किया जाए, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसे, वैसे, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं।
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जो सेवा सोएगा वो खोएगा, जो जगेगा वो सो पाएगा। जैसा बताओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे ऊपर दिए हुए जो सो, जैसा वैसा का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु में संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, तो आता है इस तरह के जो शब्द आते हैं या इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये संबंधवाचक सर्वनाम के छठे वेद थे। चलिए शुरू करते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होता है। वाक्य की जो छोटी इकाई होता है ना उसे क्या कहते हैं, उपवाक। उपवाक से जो छोटी इकाई होता है पदबंध होता है। पदबंध से जो छोटी इकाई होता है उसे पद कहते हैं। पद से भी एक छोटी इकाई होता है उसे अक्षर कहते हैं। और अक्षर के जो सबसे छोटी इकाई होता है उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण समझ में आ गया क्या? सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब वर्णमाला बताते हूँ। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। मैंने ऊपर अभी बताया आपको। ठीक है, वर्णमालाओं को व्यवस्थित करने के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों को समूह को, जो वर्ण होते हैं उसको समूह को व्यवस्थित करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के आगे चलते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें से 10 स्वर्ण वर्ण हो और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें से 13 स्वर्ण वर्ण होते हैं, 35 व्यंजन वर्ण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्णमाला के 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला 2 भेद होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला भाग कौन कौन से होते हैं? स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होते हैं व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर्ण वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला। आगे चलते हैं, देखते हैं स्वर्ण वर्णमाला किसे कहते हैं। अब स्वर्ण वर्णमाला पर चलते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर के उदाहरण पर देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर देख लेते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? उच्चारण के आधार पे स्वर्ण। ठीक है, स्वर उच्चारण के आधार पे स्वर है। अब लेखन के आधार पे स्वर देख लेते हैं। अ, आ, ए, बड़ी ए, ओ, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ, री आदि होते हैं। ठीक है, स्वर समझ गए। अब आते हैं व्यंजन पे। ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है।
वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, और हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर्ग लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। और कितने हैं वर्णमाला में व्यंजन? 35 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। क वर्ग में होता है क ख ग घ र। च वर्ग में होता है च छ ज झ य। ट वर्ग में कौन कौन से होते हैं? ट ठ ड ढ न। त वर्ग में कौन कौन से होते हैं? त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। य अंस्थ वर्ग में होता है, अंस्थ वर्ग में होता है य र ल व। उसमें होता है तालम स, मूर्धन स, धन स और ह। संयुक्त व्यंजन में होता है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, व्यंजन पूरा डिटेल आपको मिल गया व्यंजन का। बस ये व्यंजन था। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी के नाम में एग्जांपल लेता हूं। प्राणी के नाम में है मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। ये सारे जो है ना प्राणी के नाम है। जैसे वस्तु के नाम में आते हैं, वस्तु के नाम में जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक इत्यादि, ये वस्तु के नाम है। स्थान के नाम में कहते हैं कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, और भी बहुत सारा जगह के नाम है, पटना, हैदराबाद, मद्रास, इस तरह के जो जगह के नाम हैं उसको क्या कहते हैं? वो भी एक संज्ञा है। भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। इस तरह के वस्तु के नाम, प्राणी के नाम, स्थान के नाम, भाव, गुण इत्यादि जिसका बोध हो उसको संज्ञा कहते हैं। ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है, बाकी ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा देखते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये 3 प्रकार की ही संज्ञा होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञा के 2 और प्रकार होते हैं, जिसकी वजह से संज्ञा के 2 और प्रकार बढ़ जाते हैं, और इसके 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक के 2 प्रकार और बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये 5 प्रकार कहते हैं। ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में, व्याकरण में सिर्फ 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। जितने प्रकार के संज्ञा हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं आगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? जिस शब्द से जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। रमेश एक व्यक्ति का बोध होता है, महेश भी व्यक्ति का बोध होता है, गंगा एक व्यक्ति का बोध है, हिमालय भी एक टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सवों इत्यादि के स्थान दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण श्याम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, भारतीय, हिंदू महासागर, हिमालय, दिल्ली, त्रिदेव, दैनिक जागरण, मई, बुधवार, होली, दिवाली जैसे शब्द व्यक्तिवाचक शब्द हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए। आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक के बाद जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है? वो है जातिवाचक संज्ञा।
कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्व के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पशु, वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री, कुर्सी, घोड़ा, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज जैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा समझ गए। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा पे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व तथा पशु का स्वभाव हरकत क्या है? पशुत्व कहलाता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। इस कारण से शब्दों का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है। बहुवचन के प्रयोग संभव नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के तौर पे लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यत्व, देवत्व, पुरुषत्व, अपमान, बंधुत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी, सर्दी, निजत्व, मित्रता, पढ़ाई, लड़ाई, कराई, प्रहार इत्यादि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्दों समूह का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर मेला, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, सेना, जुलूस, पार्टी, कुंज, धौध, जमावड़ा, सैलाब, युद्ध, समुदाय, हुजूम, सेना, झुंड, गिरोह इत्यादि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसे वस्तुओं जिसे नापा तौला जा सके का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, पित्तल, तांबा, तेजाब, शराब, घी, जल, खून, तेल, पारा इत्यादि शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, ये हो गए पांचों संज्ञा के प्रकार। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा में दिया हो कोई शब्द तो उसको भाववाचक संज्ञा में ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है, निर्माण करना है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, जैसे बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़कपन
एक भाववाचक संज्ञा है। मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यत्व भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? गर्म ये विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। मीठा विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। कठोर विशेषण है, कठोरता भाववाचक संज्ञा है। नर्म विशेषण है, नर्मता ये भाववाचक संज्ञा है। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ाई। पढ़ना पढ़ाई। रोना रुलाई। दौड़ना दौड़। ये सारे भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनाया गया है। ठीक है। सर्वनाम से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? अपना अपनाना। निज निजित्व ये सर्वनाम था और इसको भाववाचक संज्ञा में का निर्माण किया गया। ठीक है। अव्यय से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? दूर दूरी। समीप समीपत्व। इस तरह से आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला देख लेते हैं। अगला है संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है। मेरा इसका कहने का मतलब यह है कि संज्ञा का रूप परिवर्तन जैसे जातिवाचक संज्ञा हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कभी कभी हो जाता है प्रयोग, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो अगर हो तो जातिवाचक संज्ञा में हो जाता है प्रयोग, तथा भाववाचक संज्ञा में हो तो जातिवाचक में हो जाता है प्रयोग कभी कभी। वो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे देवी एक जातिवाचक संज्ञा है, से दुर्गा बना दो तो दुर्गा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोस्वामी एक जातिवाचक संज्ञा है। तुलसी एक तुलसीदास, गोस्वामी तो जातिवाचक संज्ञा है और तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा। भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका प्रयोग कहीं जगह वीर के रूप में भी होता है, तो ये वीर जो होता है भीम मतलब वीर होता है, वीर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। पहलवान भाववाचक संज्ञा है, इसका प्रयोग वस्त्र जातिवाचक संज्ञा में होता है। संज्ञा के रूप लिंग वचन तथा कारक चिन्ह के रूप में बदलते हैं। जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है। लिंग के आधार पर भी संज्ञा का परिवर्तन हो गया। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं। वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। इसमें एक वचन है, लड़का एक है, बहुवचन हो गए लड़के। लड़का लिंग है, पुरुष लिंग है, और लड़की स्त्रीलिंग है। लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया। कारण चिन्ह के आधार पर परिवर्तन हो गया संज्ञा का। आपने देखिए संज्ञा के रूप परिवर्तन आपने देख लिया। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे संज्ञा के पहचान क्या है? अब संज्ञा के पहचान बताते हैं। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है तो कुछ संज्ञा शब्द अप्राणीवाचक। कुछ शब्द गणनीय होता है तो कुछ शब्द अगणनीय है। अब प्राणीवाचक क्या होता है? वो शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो सजीव वस्तु होता है उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो निर्जीव वस्तु होता है उसे अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञा में लड़का गाय रमेश, लड़का मतलब आदमी वो सजीव है, गाय एक सजीव जानवर है, और रमेश एक आदमी का नाम है, इसका मतलब वो भी सजीव है। ये सारे सजीव हैं, इसलिए प्राणीवाचक संज्ञा में आते हैं। अप्राणीवाचक में जिसमें असजीव को जिस वस्तु में प्राण ना हो वो अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत, ये सारे जो हैं अप्राणीवाचक संज्ञा है, ये सजीव नहीं है। ठीक है। ये सारे निर्जीव आइटम को, निर्जीव वस्तु को अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। सजीव वस्तु को प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं गणनीय और अगणनीय संज्ञा पे। गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है
उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है वह शब्द गणनीय। अब चलते हैं गणनीय पे। गणनीय, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय कहलाएगा। जिसकी काउंटिंग, जिसकी गिनती हो सके, जिसको हम तौल सके या जिसको हम काउंटिंग कर सके। जैसे लड़का काउंट किया जाता है, 10-20 लड़के हैं, 40-50 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, 500 लड़के हैं। पुस्तक 500 पुस्तकें हैं। भवन 400 भवन हैं। गाय 350 गाय हैं। केले 2 दर्जन हैं। जैसे कि 12 केले हैं तो 12 दर्जन, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में 24 केले हैं। ठीक है। संज्ञा है, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, वह शब्द अगणनीय संज्ञा कहलाएगा। जैसे दूध, दूध इसको गिनो भाई, कितने दूध है। किलो तो कर सकते हो, मगर गिन नहीं सकते हो ना। पानी गिनो, नहीं गिन सकते। हवा गिनो, नहीं गिन सकते। मित्रता गिनो, नहीं गिन सकते हो। तो इस तरह के जो संज्ञा होते हैं अगणनीय होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इस संज्ञा के सारे डिटेल मैंने बता दिया है। इसके बाद जो है कुछ मैंने क्विज प्रश्न उत्तर बताए हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न डाले हैं जो हमने ऊपर जो भी आपको समझाया है, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, पूरा डिटेल आपको दिया है संज्ञा के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैंने लगभग 6 प्रश्न डाले हैं। इसका आंसर मैंने आंसर भी दिए हैं, ऑप्शंस भी दिए, ABCD। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो भी राइट आंसर, जैसे क्वेश्चन 1 का ए आंसर ठीक है, क्वेश्चन बी का मतलब क्वेश्चन 2 का ए आंसर ठीक है, इस तरह के जो भी आंसर इसका ठीक है, वो इस कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर डालें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। नहीं सीख रहे होंगे तो दूसरा वीडियो बनाएंगे, अगर सीख रहे होंगे तो फिर दूसरे चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप कमेंट जरूर करें, इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, अब जैसे इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कभी किस संज्ञा का भेद का शब्द है, ये बताएं। मुस्कुराहट किस प्रकार के संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब का जातिवाचक संज्ञा परिवर्तन करने से क्या शब्द बनता है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा क्या कहलाती है। बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ये सारे जो प्रश्न है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, जो आने वाला टॉपिक है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। लिंग के बारे में बताऊंगा, जो इसमें थोड़ा सा डेमो दे रखा है। जो शब्द स्त्री या पुरुष में भेद उत्पन्न करता है उसे लिंग कहते हैं। वचन शब्द आने वाला है, वचन जो टॉपिक है वो आएगा। वचन किसे कहते हैं, जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। कारक, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द या वाक्य में उपस्थित वह शब्द जिससे पूरी घटना या उद्देश्य की पूर्ति हो उसे कारक कहते हैं। तो ये तीनों जो टॉपिक है, इसके बाद जो आने वाले टॉपिक के लिस्ट हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस पूरा वीडियो देखने के लिए आपको पूरा कोटि कोटि से पूरा धन्यवाद। थैंक यू।